नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सभी का अभिनंदन। तो 3-4 दिन हो गए क्लास नहीं आई। आप जानते हैं चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी कार्य चल रहे हैं और इस समय जो है वो हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो यानी सरकारी कार्य हैं तो उस सरकार का एक छोटा सा हिस्सा होने के कारण वो उन कर्तव्यों का निर्वहन भी अपने को करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान उस तरफ है, तो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्रता नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा समय भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो हम गीत गाते रहते हैं हर बार वीडियो में, नियमितता। नियमितता जब नहीं देते हैं ना, तो नियमितता जब टूटती है तो सबकी टूटती है। जैसे हमारी भी नियमितता भंग होती है तो उसके बाद उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप नियमितता मत तोड़ो। तो फिर आप कहोगे सर अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं दोगे तो हमारी नियमितता टूट जाएगी। नहीं, आपको नहीं तोड़नी है। कैसे नहीं तोड़नी है? देखो, क्लासेस यूट्यूब पर हटाई तो जा नहीं रही, ठीक है, और मैडम की क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन देनी स्टार्ट कर दी हमने ताकि नियमितता नहीं टूटे। जैसे अब आज दिन में क्लास आई, अब कल क्लास नहीं आएगी 25 तारीख को, और फिर वापस 26 को क्लास आएगी। तो यूं कोशिश हमारी है कि नियमितता न टूटे। तो एक दिन का गैप आए, उसमें आप टेस्ट दो। टेस्ट बराबर अपलोड हो रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो, अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। शादी ब्याह का सीजन है तो हर तरह से एक तरह से विपरीत परिस्थितियां अपने को तोड़ने पे उतारू हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 दिन एंजॉय कीजिए। जो हम चुनाव का कर रहे हैं आप शादी ब्याह का कीजिए। मतदान जरूर करना। मतदान, वोट जो है उसकी बहुत कीमत है, इसलिए वोट जरूर करना, है ना। और ये जो वीडियो है लाने का उद्देश्य है ईएमआरएस को लेकर। ईएमआरएस को लेकर काफी दिन से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक बार थोड़ा सा समझा दो, वीडियो में सिलेबस वगैरह थोड़ा सा बता दो और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो उसको लेकर ये वीडियो है। इसमें थोड़ी सी एक सटीक रणनीति बताऊंगा। अभी तक आपके पास अगर देखा जाए तो 16 तारीख को एग्जाम है और आज हुई है 24, यानी अभी तक 6 दिन ये पड़े हैं, है ना। तो अगर आप बात करें तो 16 22 22 होते हैं, लेकिन अपने मानेंगे 20। अब खेल शुरू हो चुका है 2020, है ना। तो ये 2020 मैच है एक तरह से। तो 20 दिन का खेल है। इस 20 दिन के खेल में आप अपनी तैयारी का एक बहुत शानदार रिवीजन कर सकते हैं और उसमें आप मतलब एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। सीटें भी ठीक ठाक हैं। अब आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम है पीजीटी। पीजीटी है 16/12/2003 इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ये शेड्यूल भी आ चुका है, अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे आप जितना सोच रहे हैं उतना भी मतलब ऐसा खराब सिलेबस नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। देखो, इतिहास और साहित्य, सबसे पहले ये क्या करा है, हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन। तो आदिकाल से रीतिकाल तक का पार्ट एक अलग दे रखा है। तो जब आदिकाल से रीतिकाल तक का पार्ट अपन करते हैं तो आप देखो आदिकाल में, ये आदिकाल है, ये भक्तिकाल में निर्गुण सगुण दोनों दे दिए। फिर आप देख सकते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में ये देखिए रीति, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, गणानंद बिहारी, ये सारी चीजें हैं। अब आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य है, फिर यहां पे स्पेशल रूप से इन कवियों का नाम दे दिया। तो सर क्या हमें केवल यही पढ़ने हैं? देखो ऐसा भी नहीं है, ये तो आपको विशेष पढ़ने हैं। लेकिन आप रीतिबद्ध, रीति से निम्न में से कौन सा रीतिबद्ध नहीं है, कौन सा रीति मुक्त नहीं है। दूसरा, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं, रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियां, रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक काल में युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा। फिर ये देख लीजिए आप ये द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, यहां तक ये सारा चलता है, आधुनिक काल का कंटेंट चलता है। फिर यहां स्टार्ट हो जाता है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। तो गद्य साहित्य की पीडीएफ भी अपलोड की हुई है। प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज कर रखी है उनके पास है, नोट्स हैं। इसके अलावा क्लासेस सारी पढ़ी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप क्लासेस नहीं देखिए, 20 दिन में एक फटाफट स्पीड से, 2 की स्पीड से एक रिवीजन और मार लो। दिन में अगर 4 क्लास देखोगे तो 100 क्लास है टोटल आराम से। तो भी 25 चौक 100 हो जाती है, यानी दिन तो 25 चाहिए। खैर
गद्य विधाओं वाली जो क्लास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है वगैरह, वो काफी छोटी छोटी क्लासेस हैं, 20-20 मिनट की क्लास है। तो आप एक दिन में 8-8, 10-10 क्लास भी दे सकते हो। बिल्कुल 2 की स्पीड से करोगे तो 10 मिनट की क्लास होती है। रिवीजन के लिए बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, आप करो नहीं करो, है ना। तो रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो अब आप आगे देखिए, इसमें चलते हैं अपन आगे। हाँ, गद्य साहित्य से आगे चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। ये देखो, यहां पर आपको समझना जरूरी है, और ये मिटा के बताता हूं। ये लीजिए, ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों, यानी यहां पर एक तरह से आपको देखा जाए तो पद्यांश दिए जाएंगे, और उन पद्यांशों में से क्या करेंगे, ये सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक, शिल्प सौंदर्य इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कला पक्ष संबंधी और भाव पक्ष संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना टफ नहीं। अब आप लोग ये जो घबरा रहे हो कि सर इसमें अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जायसी, ये इतने दे रखे हैं, तो और सर यहां लिख रखा है संकेत एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं, तो सर ये क्या हमें इनकी रचनाएं पढ़नी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये रचनाएं पढ़ने बैठ गए तो फिर कब सिलेबस पूरा करोगे? यहां एमए तक का जो पार्ट लगता है, उस एमए तक के पार्ट में से कोई पद्यांश, किसी कवि का पद्यांश उठाएंगे, उससे क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे पूछेंगे। तो मेन आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते। ये तो एक तरह से मतलब कुल मिला के यूं समझ जाओ, ये जो पार्ट दिया इन्होंने, ये यूं कहना चाहते हैं पठित पद्यांश। ये यूं कहना चाहते हैं कि भाई पठित पद्यांश में से कुछ प्रश्न आएंगे। अब पठित पद्यांश ये इसलिए बोलते हैं, पठित का मतलब हो गया कि आपके एमए तक के सिलेबस में से हम ले रहे हैं, तो ये आपका पठित माना जाएगा। अपठित का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि वो आपके एमए तक के सिलेबस में हो या फिर नहीं हो। तो जैसे मैं आपको आगे बताता हूं, ये देखिए, यहां पर आगे चलते हैं, रुको। हाँ, पहले ये देख लिया काव्य पर आधारित प्रश्न। अब आप यहां पर देखिए, हाँ, अब आप यहां पर देखिए, ये है सेम ऐसा कैसा गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, यानी ये तो है पठित पद्यांश, और यहां पर आ जाएगा पठित गद्यांश। तो यहां पे कुछ गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, वो भी आपके लगभग एमए तक की जो सिलेबस है, जिसमें ये कुछ जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती वगैरह लगते हैं, तो यहां से आपको पूछे जाएंगे, है ना। अब बात आते हैं वापस, देखिए, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो, सिलेबस को अगर ढंग से प्रिंट निकाल के अगर जिसने एक बार भी समझ लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझाए तो अब भी आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और भागने की जल्दी मत करना, मैं कुछ न्यूज, कुछ सूचनाएं आपको दूंगा, तो वो भी ध्यान से समझना, है ना। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और औतित्व, ये मिसप्रिंट है, पता नहीं पीछे से ही है। एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे, ठीक है। अब यहां पर कुल मिला के कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व होगा। यहां औतित्व तो नहीं होना चाहिए, उनके कृतित्व से संबंधित, यानी एक तरह से पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। देखना, ध्यान से समझना, कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और औचित्य, या फिर यहां पे क्या आना चाहिए, है ना, अस्तित्व होगा, औचित्य होगा, कृतित्व होगा, पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं और भाषा शैली, यानी उन कवियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कैसे होनी चाहिए सर? जैसे कबीर आप पढ़ रहे हो तो कबीर किस, मतलब किस शाखा के थे, कबीर का साहित्य किस प्रकार का था, कबीर की जो विशेषताएं जब पढ़ते हैं कि कबीर ने जो है कबीर जो है वो निराकार ईश्वर की आराधना की है, कबीर ने जो है जात पात धर्म भेद को मानने वालों पर करारा व्यंग्य किया है, कबीर ने हिंदुओं को लताड़ा है, कबीर ने मुस्लिमों को लताड़ा है, कबीर ने जो नारी की आलोचना की है उसमें सिर्फ कामिनी रूप की है, भामिनी रूप की नहीं है, है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो कबीर के बारे में, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, तो मुंशी प्रेमचंद एक, मतलब मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे उनमें पहली बार किसी ने सीधी सादी सरल भाषा का उपयोग किया। मुंशी प्रेमचंद ने पहली बार राजनीति मतलब एक राज्य व्यवस्था पर या राजनीति पर भी जो है, राजनीति को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। मुंशी प्रेमचंद ने पहली बार
जो है दबे कुचले वर्ग किसान मजदूर को लेकर अपने उपन्यासों को अपने उपन्यासों में उनको विशेष स्थान दिया। इससे संबंधित आपको लेखकों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आप यहां देख सकते हो उनके जीवन परिचय। अब आप जब 9th 10th 11th 12th का जीवन परिचय पढ़ते हो तो उसमें क्या बताया जाता है? उसमें यही तो बताया जाता है कि भाई जो जैनेन्द्र हैं, मान लो जैनेन्द्र हैं या मुंशी प्रेमचंद है, धर्मवीर भारती है, उन्होंने पहले हम स्टार्ट में क्या पढ़ते हैं, उनका बचपन कहाँ बीता, एमए वगैरह कहाँ की, उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा, ये प्रारंभ में क्या करते थे, है ना। ये जो थे वो साइंस के थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका जो झुकाव है वो हिंदी की तरफ होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अज्ञेय जो हैं वो कठिन गद्य के प्रेत है, उनकी क्लिष्ट शब्दावली है। अज्ञेय थोड़े अहमवादी कवि हैं, व्यक्तिवादी कवि हैं, वैसे मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं, है ना। तो आपको उन लेखकों और कवियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए कि किसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके लेखन पर किस प्रकार की छाप है, उनका झुकाव किस ओर है, कौन सा साम्यवादी है, कौन सा समाजवादी है, कौन सा प्रगतिवादी है, कौन सा गांधीवादी है। तो थोड़ा सा आपको, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, अब बहुत से स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर इतना मैटर हम कहां से लाएंगे, हर चीज मैटर में, हर चीज का मैटर नहीं मिलता है, हर चीज का मैटर नहीं मिलता है। तो सर हर चीज का मैटर कैसे मिलेगा? ये तो आप 9 से 12 तक जब पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो आप जब बच्चों को जीवन परिचय पढ़ाते हो तो दो टाइप के टीचर्स होते हैं। एक टाइप वो कि उनको सिर्फ पाठ पढ़ाना है, इसके अलावा उनका खुद का कुछ नहीं है कि भाई हमें आगे बढ़ना है या नहीं है। वो तो पाठ पढ़ाएं, बच्चों का 18% उत्तर घर से कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग या हम जो युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा दायित्व क्या बनता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा खुद को पढ़ाएं और बच्चों को समझाएं। जैसे मान लो उसमें कई बार शब्द आ जाता है, जैसे मान लो घोर व्यक्तिनिष्ठता, इस प्रकार का शब्द आ गया, या फिर मान लो जैसे मिथ्यावादी आ गया, फैंटेंसी आ गया, इस प्रकार के शब्द आ गए। तो अगर बच्चों को हम नहीं बताएंगे तो आप ये सोचोगे मरने दे बच्चों, कौन सा समझ आ रहा है, बच्चों कौन नहीं बताए। वो बच्चों के लिए नहीं बता रहे हो आप जब बताओगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा फैंटेंसी है क्या चीज। आपको खुद को पता चलेगा कि अच्छा ये चीज इस तरह से है, मैंने थोड़ा पढ़ा था, आज मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसके बाद में थोड़ा और बढ़िया तरह से। लेकिन खैर अब इतना समय तो है नहीं अपने पास, तो जितना आपके पास पूर्व ज्ञान है, जो भी जीवन परिचय प्रसिद्ध, इन्होंने क्या लिखा, प्रसिद्ध कवियों। तो अगर आपके पास 9 से 12 तक किताबें हैं, उनके बारे में जो मेन कवि लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें कि वो किस प्रकार के कवि हैं, उनका काव्य लेखन किस प्रकार का है, किस में रुचि है। राम कुमार वर्मा की एकांकियों में रुचि है, कुछ वृंदावन लाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक कथाकार हैं, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी है, ठीक है, पहला ऐतिहासिक उपन्यास किसका है, पहला मतलब जासूसी कौन लिखते थे, गोपाल लाल गहमरी किस प्रकार के लिखते थे, और तांत्रिक और चमत्कारिक उपन्यास लिखने वाले कौन है ना। तो इस तरह के कुछ विषयों को आप जरूर पढ़ें, उनसे संबंधित लेखकों कवियों को पढ़ें, तो आपके ये पांचों भाग क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम आते हैं व्याकरण एवं रचना में, तो व्याकरण रचना में आप देखिए शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार। तो ये जो पर्यायवाची से लेकर और ये सारा रट्टाफिकेशन वाला है। उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा समझने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय समास तो समझने वाले हैं, बाकी रट्टाफिकेशन है। अब ये पद परिचय, अब ये 10वीं में आता है पद परिचय। और पद परिचय आप जानते हैं कि जिस शब्द, जैसे राजेश फल खाता है, एक वाक्य है, और अगर मान लो ये इस प्रकार से वाक्य दे दिया, ठीक है, राजेश फल खाता, और आपसे पूछा गया कि किस प्रकार का पद है, तो ये संज्ञा पद परिचय होगा ना, ये संज्ञा है, ये संज्ञा पद परिचय होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे हम संज्ञा का परिचय बता रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? अच्छा, पदबंध बता दी, मतलब संज्ञा पदबंध है, जहां लाइन जहां से स्टार्ट होती है उस शब्द की व्याकरण कोटि देख लो किस प्रकार की है। परिचय जब बताते हैं पद परिचय, तब तो हम बताएंगे एक वचन है, इसमें संज्ञा है, ठीक है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इस प्रकार से पूरी चीज हम बताएंगे। तो थोड़ा सा आपको व्याकरण जो है वो 9वीं से 12वीं वाली व्याकरण की किताब में अगर देख रखा है तो बढ़िया है, वरना ये लगभग सारे टॉपिक आप सर्च करोगे तो करवा रखे हैं मैंने, आप वहां से भी वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पठित पद्यांश और गद्यांश है। अब यहां क्या लिख दिया इन्होंने, अब इन्होंने मतलब और देंगे आपको कुछ पद्यांश गद्यांश जो आपके अपठित होंगे, यानी वो अपठित पद्यांश होंगे और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए दोनों ही अपठित हैं, क्योंकि आपने न तो एमए तक की रचनाएं पढ़ रखी है, और आप कौन कौन सी एमए तक की पढ़ोगे, क्या उसकी लिमिटेशन क्या दे रखी है। एमए तक में तो मतलब जैसे स्नातक स्तर की है,
अब एमए तक की एक चीज और बताता हूं। अब ईएमआरएस का एग्जाम है, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। अब आप मुझे बताओ, सब यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम तो होता नहीं है। अब एमए तक तो कोई सी भी रचना है, आप कहाँ से हो, कोई कहाँ से है, कोई कहीं से है, ईएमआरएस का एग्जाम तो आप सब दे रहे हो। तो आप इन चीजों में उलझो मत। मतलब एक स्टूडेंट होता है, वो देखता है कि यार ये मतलब कंफ्यूज वाला है, वही छोड़ के आगे बढ़ता है। और आप उसी को लेकर बैठ गए ना प्रॉब्लम को, तो बैठे रहोगे। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। आपको पद्यांश गद्यांश आएंगे, थोड़ा धैर्य से उत्तर करना। पद्यांश गद्यांश जब तक पूरा पढ़ न लो तब तक आंसर देने की जल्दबाजी मत करना। ऑप्शन जब तक चारों देख न लो, चेक न कर लो, तब तक भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ठीक है ना। अब आइए आगे। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिख रखा है कि गद्यांश साहित्यिक वर्णनात्मक। अब इसमें आपको उलझना नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं उलझना है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं उलझना, मतलब आएंगे तो उस पद्यांश गद्यांश से। अब यहां देखो, ये आ गया आपका काव्य शास्त्र अध्ययन। तो अब सर ये रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा। अरे कुछ नहीं है, सीधा सा ये लिख सकता था रस। ये लो सा, बात खत्म। आपको रस टॉपिक पढ़ना है। अब सर ये रस मीमांसा, अरे कुछ नहीं, रस टॉपिक ढंग से पढ़ना है। रस टॉपिक ढंग से पढ़ लिया, बात खत्म हो जाएगी। समझ गए। काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी। अब सर विस्तृत जानकारी, सीधी सी बात है, काव्य दोष जितने भी हैं वो काव्य दोष सारे पढ़ लो, कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। छंद, वर्णिक और मात्रिक, तो जब छंद पढ़ोगे तो वर्णिक मात्रिक तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इन चीजों के लिए कंफ्यूज जो होता है ना, वो सिर्फ मतलब एक तरह से कमजोरी दर्शाता है और कुछ नहीं है। आप इनमें बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, ये सारी चीजें यूट्यूब पर पढ़िए, मैं भी आपको बता दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद आओगे, ये पत्रकारिता वगैरह है, ये लेखन कौशल पर आता है, ये रिपोर्ट, पत्रकारिता, आलेख, फीचर, इनमें से काफी कुछ, इसमें से काफी कुछ जो है वो मैं नोट्स, एक पीडीएफ तैयार की हुई है पत्र लेखन, कार्यालय लेखन के बारे में। तो वो सृजनात्मक लेखन भी है इसमें, आगे मैंने देखा था कहीं लिखा हुआ था अभी, शायद सृजनात्मक, यहां ये व्यवहारिक लेखन आ गया, ये रहा सृजनात्मक लेखन वगैरह, ये रहे। तो इसमें से काफी कुछ जो है वो मैं एक पीडीएफ तैयार की हुई है पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान। तो वो पीडीएफ में हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है वो अपलोड कर दूंगा, है ना, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप वो पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको पढ़ लेना। सर आप कब कर दोगे? देखो 16 तारीख को पेपर है, चुनाव 25 को चुनाव हो जाते हैं, 26 को शाम को, 27 तक मैं कर दूंगा, ठीक है ना। इस महीने के अंदर अंदर मैं काफी कुछ अपलोड करने वाला हूं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। तो आप घबराएं नहीं, मेरी ओर से आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब रही बात, देखो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक भी मान लो तैयारी से घबरा रहे हैं। मैं आपको एक बात, इस सिलेबस को प्रिंट आउट, हाँ एक बात याद रखना, आपने वो एक सिलेबस में और भी देखा होगा, जनरल अवेयरनेस, नहीं देख रखी है क्या? है ना, हाँ आप में से काफी कुछ बोलेंगे, मुझे पक्का पता है कि सर ये आप करवा देते तो बढ़िया रहता। ये लीजिए, हाँ एक सेकंड ये मिटा दूं। वो जो फर्स्ट पेपर जो जनरल अवेयरनेस का है, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या हो गया इसके? ये तो हैंग हो गया, है ना, चलो, हैंग हो गया क्या? हो तो गया भाई ये हैंग, लेकिन खैर अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ निकल गया, ठीक है। अभी अभी एक सेकंड निकालते हैं। ये टेक्निकल चीज़ों का ये रहता है, अब जैसे कई बार मैडम के हो जाता है तो फिर मैडम तो बंद कर देते हैं एक बार। हाँ यहाँ देखेंगे आप, ये रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, ये देखिए जनरल अवेयरनेस। अब आप इसमें जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान है एक तरह का, जो करंट अफेयर्स विद स्पेशल। अब आप इसमें करंट जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना। ये पेपर जब तक क्वालिफाई नहीं होगा वो हिंदी वाला चेक नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रखें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ये क्वालिफाई हो रहा होता है, लेकिन मन की घबराहट के कारण आप हिंदी वाला खराब कर देते हो कि हमारे तो उसमें पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, छोड़ रहे पूरे नहीं। अंत लास्ट समय तक घबराओ मत, चाहे पीछे आपको थोड़ी कमी रह गई हो, कोई बात नहीं, इसमें सुधार करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आप करंट अफेयर्स ज्यादा ज्यादा पढ़ो,
ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ये वहां माइंड का खेल है, अगर आएगा तो वहीं पर आ जाएगा, अब इतना नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो कर लीजिए। नॉलेज ऑफ आईसीटी, अब आईसीटी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर आईसीटी की फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट लगती है ना। मनोविज्ञान में आईसीटी, स्कूल्स में आईसीटी लैब होने लग गई आजकल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो कुल मिला के यही फुल फॉर्म होगी, बाकी तो आप जानते हैं मैं अंग्रेजी में होशियार हुई। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि आईसीटी की आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में लैब होती है, क्योंकि मेरी स्कूल के लैब का इंचार्ज मैं ही हूं, तो मुझे पता है आईसीटी के बारे में। तो आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीजें पूछी जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। सर हम ये कहाँ से पढ़े, अब हर चीज का तो मैं क्या बताऊँ, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे, कुछ तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये चीज पूछोगे तो सही नहीं लगेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, इसके बारे में तो कुछ तो आप कंटेंट आपके पास होगा ही, आप पढ़ ही रहे होंगे इतने समय से, ठीक है। और ये क्या है, बेस्ड, अच्छा देखो थोड़ा बहुत मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षक अभिरुचि, और ये रीजनिंग, ठीक है, मानसिक अभियोग्यता, जनरल अवेयर, सामान्य ज्ञान। इसके अलावा बता देता हूं, इसके अलावा ये देख लीजिए, ये लीजिए कुछ हिंदी है और कुछ इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये पेपर जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका हिंदी का चेक नहीं होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, स्टूडेंट से चर्चा की है थोड़ी सी, तो आप देख लेना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ऐसे इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं ना, जैसे पीजीटी का होता है, केवीएस एनवीएस के जो पेपर्स होते हैं, ये आपके जो डेली टच में रहते हैं ना, जो अपने सब्जेक्ट के और करंट जीके के, थोड़ा सा मतलब डेली टच में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये फायदेमंद होते हैं। जो मौसमी स्टूडेंट्स हैं ना, कि बस महीने डेढ़ महीने तैयारी कर ली और फिर सिलेक्शन लेना चाहें, उनको साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इसको बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट, जो नियमितता रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट है बस थोड़ा सा धैर्य से पेपर जरूर करना। हिंदी की अभी तक बता रहा हूं, जो हिंदी का पेपर होगा, ये देखिए प्रथम क्लास है, ठीक है। ये क्लासेस आपको आप आगे देखोगे तो इस तरह से देखिए, ये 1 नंबर क्लास, ये 2 नंबर, सब क्लासेस पे क्रम डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। लगभग 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आज इन क्लासेस से, तो आप नियमित रूप से देखें। और टेस्ट सीरीज जो है, अच्छा टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करें, है ना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि कोई भी जो पीडीएफ पेपर आपको पता 16 पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। यूजीसी नेट के लिए भी 16 पेपर, 20-20 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के 16 पेपर मैं अब तक 16 इंटू, अगर आप मान लो 30 क्वेश्चन करते हो तो 30 है या 25 क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, मैं रोज अपलोड करवाता हूं। तो ये आपके निश्चित रूप से फायदेमंद सिद्ध होगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है और इस पर लगातार टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, समझ गए बात आप। तो जहां तक मेरी ओर से प्रयास है वो बेस्ट है। और ये जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज दोनों ले रखी है, देखिए संपूर्ण की है, ये भी संपूर्ण, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लीजिए, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो भी ये लीजिए, रीड कर रहे हैं तो भी यही लीजिए। अलग से नहीं सर मैं तो केवल रीड की कर रहा हूं, नहीं सर मैं तो केवल सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, नहीं सर मैं तो केवल फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। लेकिन आप अगर सेकंड ग्रेड और व्याख्या तक कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड रीड की कर रहे हैं तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अब तक हमने शायद 16 से 17 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। टोटल 50 टेस्ट में से 16-17, अभी हमारे पास लगभग 40 दिन पड़े हैं, उसमें हम 50 टेस्ट पूरे अपलोड कर देंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ध्यान में रखते हुए ये बेस्ट है, इसमें सारे 80% नोट्स मिलेंगे। मैं 100% फिर बोल रहा हूं, नहीं कहता हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाए जाते, उनमें ज्यादा समय लगता है और वो इतने आवश्यक भी नहीं होते, वो सिर्फ क्लास ले लेंगे उनकी, है ना। तो आपको क्लासेस भी मिल रही है यूट्यूब पर, 3 बजे मैडम पढ़ाते हैं, है ना। और टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स की पीडीएफ मिल रही है जो प्रिंट के लिए उपलब्ध रहेगी, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। किसी का ऐप नहीं चल रहा है, मान लो कोई कई बार दिक्कत आती है, ऐप को अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल कर लो, अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी डालो, स्टार्ट हो जाएगा। घबराया मत करो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हिंदी की संपूर्ण टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण मतलब यानी चाहे आप नेट सेट की कर रहे हो, स्कूल व्याख्याता कर रहे हो, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो,
चाहे आप एसआई की कर रहे हो, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। दोनों बढ़िया टेस्ट सीरीज हैं। अगर हिंदी पॉइंट पे जाते हो तो यही दोनों परचेज करें। बोके मारवाड़ी में कहावत है ना कि महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार। सेम चीज है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कॉस्टली है, लेकिन इसमें हमने जी जान झोंक रखा है। और अभी आपने टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज सुबह कल सुबह मैंने एक पोस्ट डाली थी। जो हमारे 2021 आरएस टॉपर हैं उन्होंने भी एक मतलब प्रोत्साहन दिया, मैं जानता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा नरेंद्र जी आप बड़ा मतलब हिंदी में अच्छा प्रयास करें, तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो इसका मतलब ऐसे विद्वान लोग भी अगर अपने चैनल से जुड़े हुए हैं जो मतलब टॉपर्स हैं इतनी बड़ी भर्ती के राजस्थान के, तो विद्वान लोग भी अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदी को लेकर मैं बहुत अच्छी क्लासेस और भी रिकॉर्ड करने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल निशुल्क। इस बात को मैं आपको बता देता हूं। तो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का स्वागत है, और बाकी तो मैं क्या कह सकता हूं। तो आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और नंबर वन मेहनत करने में नंबर वन यूट्यूब चैनल है और आगे भी नंबर वन रहेगा। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर आपने यूजीसी नेट का दीपावली पर कहा था कुछ क्लासेस दूंगा। देखो मैंने पीपीटी भी तैयार करवा रखी है, उपन्यास वगैरह की, लेकिन उन क्लासेस को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ये थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि उसका कंटेंट इस प्रकार से मैं आऊं सीधा पात्र बोल के बता दूं तो वो सही नहीं लग रहा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि 2-3 दिन हो जाए, चुनाव कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कुछ देखूंगा, या तो उसकी पीडीएफ आप तक पहुंचाऊंगा, और या फिर कुछ क्लासेस तो लेने के प्रयास मेरा रहेगा। क्योंकि वो थोड़ी सी, या तो फिर पूरा सिलेबस हो, वो बीच में से पढ़ाना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं अभी तक नहीं करवा पा रहा हूं। और अपनी जो क्लासेस हैं वो 27 तारीख से वापस स्टार्ट होगी। 25 और 26 2 दिन कोई क्लास नहीं आएगी। 27 तारीख से अपनी व्याकरण की जो नियमित क्लासेस हैं वो वापस स्टार्ट होगी। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो कोई आपको विशेष जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वरना अभी कमेंट करके आप छोड़ सकते हैं। कमेंट्स देखते समय आपका कोई भी रिप्लाई होगा मैं आपको जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, घबराएं नहीं, और बढ़िया तरीके से तैयारी से नियमित जुड़े रहें। आपको नियमितता का फायदा समझना होगा, नियमित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी टूटती है तो हम पता है कि नियमितता टूट गई, वापस क्लासेस देने स्टार्ट करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि आपके पास तो क्लासेस और कंटेंट मौजूद है ना, तो आप ऐसा ना करें, नियमितता ना तोड़ें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। और कल मतदान है, मतदान जरूर कीजिएगा, मतदान बहुत ही आवश्यक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।